हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम क्लास +1 अकाउंटेंसी +1 क्लास की जो अकाउंटेंसी है, +1 कॉमर्स की जो अकाउंटेंसी है उसका बेटा 7th चैप्टर लेकर आए हैं। 6th चैप्टर तक हम आपको करवा चुके थे। अभी 7th चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं कि जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि जो बेटा आप +1 में जो अकाउंट्स पढ़ रहे हो वो बेटा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है। मतलब आप जो भी अकाउंट पढ़ोगे सब कुछ पूरे चैप्टर्स डबल एंट्री सिस्टम बेस पर चलेगा। अभी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, जैसे कुछ माल को बेचना, खरीदना, सेल परचेज करना, कितना खर्चा हुआ, कितना हमारे पास कैश आया है, कितना गया है, हमने कब फर्नीचर खरीदा है, कब फर्नीचर बेचा है, ठीक है, हमने कब गुड्स को खरीदा है, कब गुड्स को बेचा है, कब हमने भाई बिल्डिंग खरीदी है, कब बेची है। मतलब ये सारी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस, कब हमने भाई एक टाइपराइटर खरीदा है, कब हमने एक स्कूटर खरीदा है, कब हमने कार बेची है, मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसका इफेक्ट 2 अकाउंट पर पड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट यानी कि एक चीज तो क्या होगी, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, एक चीज अप होगी तो एक चीज डाउन होगी। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका 2 इफेक्ट पड़ेगा एटलीस्ट 2 अकाउंट, और अपोजिट डायरेक्शन में एक अप है तो एक डाउन है, तो वो क्या कहलाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल एक बात बता देता हूं मैं आपको। हमने मान लीजिए कोई फर्नीचर परचेज किया बेटा, आपको यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने कोई भी फर्नीचर परचेज किया बेटा। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्नीचर परचेज कैश में किया बेटा, ₹1 लाख। ठीक है, हमने फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस के अंदर फर्नीचर परचेज किया है, और वो भी कैश में किया है बेटा। किस में किया है, कैश में किया है। कितने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आप कहीं भी जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, आप कोई फर्नीचर परचेज करके लाते हो, ठीक है, तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में 2 अकाउंट पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा बेटा, हमने यहां पर 2 अकाउंट बना लिए, एक तो फर्नीचर का और एक कैश का। 2 अकाउंट बना लिए बेटा। हमने फर्नीचर परचेज किया, वो भी कैश, तो हमारे पास बेटा फर्नीचर आएगा या जाएगा, हम खरीद कर ला रहे तो हमारे पास फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, लेकिन आपके पास से क्या चला जाएगा, जब खरीद के लाओगे कैश में तो कैश आपके पास जाएगा, तो कैश बेटा आपका डाउन हो जाएगा। यानी कि दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है आपके पास से। तो 2 अकाउंट पर अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ने क्या कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम, जिसका एक साइड डेबिट हो और एक साइड क्रेडिट हो। डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जनरली डेबिट को हम एक्सपेंसेस और लॉसेस में ले लेते हैं, और क्रेडिट को हम इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना ध्यान रखना कि भाई जब अपोजिट डायरेक्शन में 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा हो वो क्या कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम। यहां तक बेटा आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलिए अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, सबसे पहली बात, विशेषता क्या है इसकी, इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका मैं बता चुका, एक चीज अप है तो एक चीज डाउन होगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए बिल्डिंग परचेज की है तो कैश जाएगा और बिल्डिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपने स्टॉक परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, मोटर कार परचेज की है, स्कूटर परचेज किया है। ठीक है, कुछ भी चीज आप परचेज करते हो, तो आप जैसे मान लीजिए किसी बुक शॉप पे गए, आपने कहीं बुक लेनी है सर मेरे को एक, उसने कहा जी 100 रुपए की है, तो आप उसको 100 रुपए दे दोगे और आपके पास बुक आ जाएगी। तो बुक आपके पास बढ़ गई, लेकिन आपके पास से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। तो जिसका इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम। सेकंड आता है रिकॉर्ड द बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट। रिकॉर्ड द पर्सनल और इम्पर्सनल इफेक्ट पता क्या होता है, मतलब इसका इफेक्ट ये नहीं है कि खाली अकाउंट्स पर मेंटेन के अलावा भाई इसका इफेक्ट पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों पर ही इफेक्ट पड़ता है। पर्सनल क्या हो गया, जैसे पर्सनल अकाउंट क्या हो गया बेटा, जैसे राम श्याम, जैसे मेरा, मोहन, सोहन, किसी कंपनी का, किसी फर्म का, किसी बैंक का।
पर्सनल अगर हम बात करें तो मैं पर्सनल हूँ, अपने लिए बात कर रहा हूँ। और इम्पर्सनल क्या होगा, जैसे कोई फर्नीचर परचेज किया, कोई स्टॉक पर गुड्स परचेज किया, कोई बिल्डिंग परचेज की, कोई मोटर कार व्हीकल परचेज की, कोई स्कूटर परचेज किया, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, इम्पर्सनल। और पर्सनल की बात करूंगा तो मैं अपने से बात करूंगा, अपने से। क्या मेरा अकाउंट नहीं हो सकता बेटा? इम्पर्सनल में तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, और मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, तो ये क्या हो गए, ये इम्पर्सनल हो गए, ठीक है। और पर्सनल में क्या हो गया, जैसे राम का अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट, किसी कंपनी के नाम से जो अकाउंट ओपन होता है वो अकाउंट। तो कहने का पर्सनल का मतलब क्या है, देखो लगभग आपका भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आपके नाम से ही हो गया, उस अकाउंट में किसका नाम चल रहा होगा, आपका नाम भाई। तो हमारा पर्सनल जो अकाउंट होता है किसी बैंक में, दैट मीन्स पर्सनल। तो रिकॉर्ड द बोथ, इस डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पर्सनल हो चाहे फिर वो इम्पर्सनल हो, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है डबल एंट्री सिस्टम में वो एक रूल के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। ये नहीं है आप फर्नीचर को भी बढ़ा रहे हो और कैश को भी बढ़ा रहे हो, ये ऐसा गलत है। स्पेसिफाइड रूल क्या कहता है भाई, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी डेफिनेटली, ये बात समझ के चलना। ये समझ में आ रही बात भाई, एक चीज अप होगी तो एक चीज डाउन होगी। कह रहे कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है हमें, ये नहीं है आप दोनों ही चीज को बढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। आपने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेचा है आपने तो आपके पास फर्नीचर तो कम हो गया, लेकिन कैश तो बढ़ गया आपके पास, कैश में बेचे तो कैश आएगा आपके पास। अब आप ये नहीं कर सकते दोनों ही चीज को घटा दो, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। एंड लास्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमारा, जिसके दोनों साइड्स, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं ट्रायल बैलेंस। ये आपके बेटा ट्रायल बैलेंस है, फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल। इक्वल ये होता है बेटा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जितने भी हमारे खर्चे हैं वो, और क्रेडिट साइड जितनी भी हमारी इनकम है वो, दोनों साइड बेटा बैलेंस को इक्वल करना ही क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस। दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस। अगर इसके बारे में बताना चाहो तो आप सुन भी सकते हैं, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। मतलब डेबिट के टोटल के साथ साथ क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। जितने एक्सपेंसेस है जितनी इनकम है दोनों का टोटल अगर इक्वल आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। तो लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर देते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया ये? चलिए देखिए आगे। तो चलिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन, अकाउंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। अकाउंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पर्सनल अकाउंट जो में हमारा खुद का पर्सनल होता है, जैसे किसी इंडिविजुअल का नेम हो, जहां पर किसी इंडिविजुअल के नेम को रिप्रेजेंट कर दे, जैसे राम, श्याम, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है उसका नाम, ठीक है, कोई मोहन, कोई जैसे एसबीआई बैंक है, मतलब जहां पर किसी इंडिविजुअल फर्म या किसी पर्सन के नेम को रिप्रेजेंट किया जाए वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। जैसे मेरा राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, कई होगा बैंक में अकाउंट होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट जो हमारा जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट होता है, चाहे वो कंपनी का अकाउंट हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, वो बेटा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इम्पर्सनल अकाउंट जो हमारा अकाउंट ना हो, जिसमें हमारा अकाउंट खुद का अकाउंट नहीं होता, किसी दूसरे का अकाउंट होता है, जैसे भाई फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, दैट मीन्स बोर्ड अकाउंट, मतलब जिसमें हमारी बात ना की गई, मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड जहां पर कुछ भी मेंशन ना हो, वो बेटा इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अभी चलिए, अभी हम पर्सनल अकाउंट की अगर अच्छे से बात करें तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है बेटा, बता देता हूं। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल फर्म, बैंक, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, राजेश अकाउंट, ब्रिजेश अकाउंट, कमल अकाउंट, मतलब जहां पर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें, पर्सन की बात करें, उसके अकाउंट की बात करें। हर एक किसी का बैंक में अकाउंट होता है उसके खुद के नाम से, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट। अच्छा जी, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है बेटा, इसका रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं एक बार।
देखते हैं एक बार, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा डेबिट को DEBIT, डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में DR लिख देते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में CR लिख देते हैं। तो इसका जो रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है बेटा, क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको कुछ अमाउंट रिसीव होता है उसको डेबिट करो और जो पैसे देने वाला होता है वो क्रेडिट करो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कैश पेड टू राम ₹10,000 फॉर एग्जाम्पल। इसकी हिंदी क्या बनी, कैश पेड, मैंने कैश पे किया है किसको, राम को, मैंने कैश पे कर दिया उसको, 10,000 रुपए कैश पे कर दिए किसको, राम को। अब राम को 10,000 रुपए कैश पे कर दिए तो रिसीव किसको हुए पैसे, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसको रे, राम को रे, तो क्या कर देंगे, राम डेबिट कितने रुपए से, 10,000 एंड क्रेडिट द गिवर, क्या जा रहा है मेरे पास से, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। तो रिसीव करने वाला डेबिट होता है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। इसी के केस में मान लीजिए मैं एक और एडजस्टमेंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड ₹10,000, ठीक है। अभी कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है 10,000 का, रिसीव क्या हो रहा है, हमें कमीशन रिसीव हो रहा है। एक सिंपल सी, अगर इसके अलावा हम कुछ एक एडजस्टमेंट और लेना चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं भाई, कमीशन रिसीव फ्रॉम मोहन, फ्रॉम राम लिख लो। मैं कहता हूं कमीशन रिसीव हुआ है 10,000 रुपए का, वो भी राम से हुआ है। अब देखिए कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश तो आएगा, कैश आएगा, लेकिन किससे हुआ है, राम से हुआ है, राम ने तो मुझे कमीशन दिया है और मुझे कैश रिसीव हुआ है कमीशन। तो देखिए कमीशन रिसीव हुआ है तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, कैश आएगा, डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीव हो रहा है मुझे, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहां पर हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। अभी हुआ किससे कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, या हम ये भी कह देते हैं कि कमीशन रिसीव कह लो, या फिर हम सिंपल सी एक लैंग्वेज में ये कहें ना कि हम ये भी लिख सकते हैं कैश रिसीव, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, सिंपल सा है, फिर आगे बता देंगे। कैश रिसीव ₹10,000 फ्रॉम राम, मुझे कैश रिसीव हुआ है किससे, राम से रिसीव हुआ है। रिसीव क्या हो रहा है बेटा, उसको डेबिट करो, रिसीव हो रहा है मुझे बेटा कैश, तो हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। अब बेटा देने वाला कौन है, गिवर कौन है, हमें दे कौन रहा है, राम, तो राम को क्रेडिट कर दो, टू राम 10,000। तो ये बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पर एक चीज देखेंगे, डेबिट द रिसीवर हु विल रिसीव देन इट विल बी डेबिट, जो रिसीव करने वाला होगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक ये रूल अप्लाई हो गया, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो था बेटा आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेम को, किसी व्यक्ति के नेम ऑफ पर्सन, बैंक, कंपनी, फर्म एटसेट्रा। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति के नाम को, किसी पर्सन के नाम को, किसी बैंक के नाम को, किसी कंपनी के नाम को, किसी फर्म के नाम को रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। और इसका रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आता है, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में जिसमें हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं होता, इम्पर्सनल में दो तरह के अकाउंट आते हैं बेटा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी बेटा रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपके आने वाले मतलब ये मैक्सिमम आपके जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं वही काम आएंगे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मत करना, वो काम नहीं आने वाले इतने। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई पर्सनल रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है।
रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एसेट्स क्या हो गया? लाइक स्टॉक, डेप्टर कैश, डेप्टर, जो डेप्टर कौन होते हैं? जो पैसे देने वाले होते हैं, और क्रेडिटर जो पैसे लेने वाले होते हैं। डेप्टर हो गया बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी हो गया एटसेट्रा। मतलब जो एक बिजनेस की एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता था? एक पर्सन के नेम को। रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस में होने वाली एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस के पास कितनी बिल्डिंग है, कितनी मशीनरी है, कितने प्लांट है, कितने फर्नीचर है, कितना स्टॉक है। तो जो रियल अकाउंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एसेट्स को। तो इसका जो रूल होता है बेटा, पर्सनल जो रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है बेटा क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। यानी कहने का मतलब क्या कह दिया इसने? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी फॉर एग्जांपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एग्जांपल के आपको अकॉर्डिंग करके दिखाता हूं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक? चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर करके दिखाता हूं। मैं लिखता हूं कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹1 लाख। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश, वो भी 1 लाख रुपए का। फर्नीचर हमारी एसेट्स हो गई, बिल्कुल एसेट्स है फर्नीचर। तो हमें पता लग गया तो रियल अकाउंट का कंसेप्ट है, रियल अकाउंट का। और इसका रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन। बेटा हमने फर्नीचर परचेज किया है, वो भी कैश में। हम कहीं गए, फर्नीचर परचेज करके लाए, तो फर्नीचर मेरे पास आ गया और उसके बदले में क्या पे कर आया? उसको कैश पे कर आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। आपके पास आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है, क्या जा रहा है आपके पास से उसको क्रेडिट कर दो। क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट ₹1 लाख एंड 1 लाख। ये बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे से? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं अब आपको। नॉमिनल अकाउंट बेटा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कंपनी में होने वाले लॉस और एक्सपेंसेस को, लॉस कह लो चाहे एक्सपेंसेस कह लो, और इनकम को, लॉस और इनकम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम को रिप्रेजेंट करता है। नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंसेस और इनकम को। पर्सनल किसको रिप्रेजेंट करता था? एक कंपनी के नेम को, इंडिविजुअल पर्सन के नेम को, फर्म के नेम को। रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता था? एक कंपनी में यूज होने वाली एसेट्स को। और नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कंपनी में होने वाले एक्सपेंसेस और इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है कि भाई कंपनी में कितने खर्च हुए इस साल, कितनी कंपनी को इनकम हुई है। इसका बेटा जो रूल होता है वो मैं आपको बता देता हूं। रूल क्या कहलाता है इसका? कि डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड losses and credit is all incomes and gains। मतलब जितने भी खर्चे हैं उनको सबको डेबिट कर दो, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है उनको डेबिट कर दो। जितने भी आपके पास इनकम है उसको आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल के बेस पर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैलरी पेड ₹1000। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया। सैलरी पे किया तो भाई कैश में की होगी या बाय चेक के थ्रू पे की होगी। अगर चेक से पे करता है तो यहां पर लिख देंगे सैलरी पेड बाय चेक, बाय बैंक, या सैलरी पेड, बस इतना कर देगा। अगर खाली सैलरी पेड है तो कैश में हो गई वो। अगर बैंक के जरिए पे कर रहा है, चेक के जरिए पे कर रहा है तो आपको कह देगा सैलरी पेड बाय बैंक। ठीक है। अभी वो कह रहा है डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
खर्चे आपके सेल कंपनी अपने एम्प्लॉय को, बेटा सब कुछ कंपनी के पर्पस से देखेंगे हम, किसी एम्प्लॉय के पर्पस से नहीं देखेंगे। अभी यहां पर कंपनी क्या पे कर रही है, सैलरी, कंपनी के लिए खर्चा क्या हो गया, सैलरी हो गया। तो कह रहे डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है कंपनी के, सैलरी है, उसको डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट इज ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी देखिए सबसे पहली बात क्या कह रहा है, डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे हैं आपके पास से, क्या गया है, क्या गया है आपके पास से, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट। मान लीजिए आप कंपनी को रेंट पे कर रही है, तो रेंट कंपनी के लिए खर्च हो गए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इसी के बेस पर मैं ये लेके चलता हूं एक और ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव हुआ है ₹1000 का, तो एक बात देखिए हमारे पास कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है तो हमारे पास कैश आएगा ही जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश में हुआ होगा। और हमारे पास इनकम, एक कंपनी को कमीशन रिसीव हुआ, कंपनी के लिए इनकम क्या हो गई, कमीशन रिसीव, कंपनी के लिए इनकम क्या है, कमीशन रिसीव हुआ है कंपनी को, तो इनकम तो क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए इनकम क्या हो गया, कमीशन रिसीव, उसको तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, डेबिट किसको कर देंगे, जो हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट उसको करना है जो कंपनी के लिए इनकम क्रिएट हो रही है, और उसके कमीशन रिसीव किस में होगा, कैश में होगा, 1000 एंड 1000। तो बेटा तीनों अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और इसमें जो रियल अकाउंट होता है बेटा, वो एक तो होता है रियल अकाउंट में आपको एक चीज और बताई थी सेकंड चैप्टर में, टेंजिबल, टेंजिबल, और एक होता है बेटा इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है बेटा, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। वी कैन सी, वी कैन टच, बट वी कांट फील, लाइक अ मार्कर, वी कैन टच, वी कैन सी, बट वी कांट फील, हम इसके बारे में क्या महसूस करें, कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। और इंटेंजिबल क्या होता है, वी कांट सी, वी कांट टच, बट वी कैन फील, लाइक गुडविल। गुडविल होती है बेटा एक इमेज, किसी भी चीज की इमेज, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बढ़िया कंपनी है, उसकी बहुत अच्छी इमेज है, क्या उस इमेज को हम देख सकते हैं, क्या उसको छू सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, हाँ भाई इस कंपनी का नाम सुना है, बहुत अच्छी इमेज है इसकी, तो वी कैन फील। तो बेटा ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं हम। तो बेटा हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले कह रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। डबल एंट्री सिस्टम के जो एडवांटेज, सबसे पहला भैया साइंटिफिक सिस्टम होता है। साइंटिफिक सिस्टम होता है मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो एक स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब साइंटिफिक सिस्टम क्या है कि मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी खरीदने की, कोई भी बेचने की, कोई भी एक्सपेंसेस की, कोई भी लॉसेस की, कोई भी इनकम की, तो वो एक स्पेसिफाइड रूल, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको उसी के अकॉर्डिंग मतलब हमें डील करना है। जैसे मान लीजिए परचेज, कोई भी गुड्स परचेज किया तो उसको परचेज बुक में ही दिखाना है, कहीं और किसी बुक में दिखा दो। भाई सेल किया तो उसको सेल्स बुक में ही दिखाओ, ठीक है। कोई फर्नीचर परचेज किया तो उसको फर्नीचर परचेज बुक में ही दिखाओ। ये नहीं है कि आप सेल्स की चीज तो भाई परचेज में दिखा रहे हो, परचेज की सेल्स रिटर्न में दिखा रहे हो। ऐसे करोगे तो भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन है इधर उधर हो जाएगी और साल के एंड में आप एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कह रहा है अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस के बारे में पता लगाना है साल के एंड में, अगर हर बिजनेस ये चाह रहा है कि भाई साल के एंड में मुझे एक्चुअल प्रॉफिट लॉस के बारे में पता लगे, तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, डे बाय डे की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कंप्लीट रिकॉर्ड करेगा, देन तभी वो फाइंड आउट कर सकता है साल के एंड में प्रॉफिट लॉस के बारे में। उसको जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा वो ओरिजिनल होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मैंने अभी आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस हर बिजनेस पहले क्या प्रिपेयर करता है, ट्रायल बैलेंस, यानी कि बोथ साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए बेटा, इक्वल। डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस साइड होती है ट्रायल बैलेंस में, और ये क्रेडिट साइड आपकी इनकम साइड होती है। तो बोथ साइड का बैलेंस इक्वल करना ही क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस। देन फिर क्या किया जाएगा, इसके क्या फायदे होते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, अगर हमने सारा कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर करेंगे तो हमारा बैलेंस भी इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट आता है बेटा, फिर हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के क्या फायदे थे, जब हम नेक्स्ट स्टेप क्या, हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने सब कुछ सही तरीके से ट्रांजैक्शन डील करी है, हमने सही तरीके से रिकॉर्ड किया है, सब कुछ सही तरीके से मेंटेन किया, कंप्लीट रिकॉर्ड किया, ओरिजिनल रिकॉर्ड किया है, तो हमारा प्रॉफिट लॉस भी अकाउंट भी, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो भी सही होगा, हम वो प्रिपेयर करते हैं। जब हमें एक बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में पता लग जाता है तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस की अभी फिलहाल पोजीशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, उसके बिजनेस के पास सफिशिएंट पैसा है भी है नहीं है जिससे कि वो बिजनेस को आगे चला सके। तो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है डबल एंट्री सिस्टम से। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम से अगर हम सही तरीके से हर तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, हर अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड को कंप्लीट किया जा रहा है, पूरे सही तरीके से हमने यहां तक हमने पोजीशन का पता लगा लिया, तो बेटा बिजनेस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आता है बेटा लिमिटेशंस क्या है डबल एंट्री सिस्टम की। सबसे पहली बात आती है कि एरर ऑफ ओमिशन। डबल एंट्री सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कई बार क्या होता है, हर अकाउंटेंट बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है, उसके बड़े बड़े कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, तो कई बार वो क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन ओमिशन मतलब होता है बेटा भूल जाना, भूल जाना। क्या होता है एरर ऑफ ओमिशन, कई बार क्या होता है अकाउंटेंट है ना, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है वो रिकॉर्ड करना भूल जाता है, रिकॉर्ड करना भूल गया। अब रिकॉर्ड करना भूल गया तो भाई ट्रांजैक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हुई, इसका मतलब भाई एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, भाई गलती से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गया। रिकॉर्ड कंप्लीट इट मींस कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो तो आपके जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो भी एक्चुअल नहीं होगा। कई बार गलती हो जाती है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, कई बार क्या होता है वो अकाउंटेंट इतना फ्रस्ट्रेट होता है, हमें परचेज हमने किया था कोई गुड्स, हमने 5,000 रुपए का, ठीक है, अकाउंट में उसने गलती से 500 दिखा दी, एक जीरो कम दिखा दी, तो उससे क्या हो गया, डिफरेंस कितने का आ गया, 4,500 का। तो वो क्या होता है एरर ऑफ कमीशन, एक गलत अमाउंट से वो रिकॉर्ड कर देता है, रिकॉर्ड कर रहे थे 5,000 लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिए 500 कर दिए, तो बेटा वो क्या कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट आता है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है करेक्ट साइड, मतलब करेक्ट साइड रिकॉर्ड की है, बट रॉन्ग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस है बेटा, एक ये मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, एक हमें इनकम हुई थी 20,000 रुपए की, तो हमने बिल्कुल इनकम को इनकम साइड ही दिखाया 20,000, क्रेडिट साइड दिखा दिया, मतलब करेक्ट साइड दिखा दिया रिकॉर्ड तो, लेकिन अमाउंट 20,000 की जगह हमने कितने दिखा दी 2,000। वो होता है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहां तो क्या था, हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो की लेकिन गलत तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी और गलत साइड ही कर दी। यहां पर तो क्या है एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है, साइड तो हमने सही जगह रिकॉर्ड की है, यहां पर गलत अमाउंट और गलत जगह रिकॉर्ड कर दी, गलत साइड। और एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, साइड तो हमारी सही है बिल्कुल लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया है, वो बेटा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये बेटा बात आपको समझ में आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट आता है बेटा स्टेजेस। डबल एंट्री सिस्टम की स्टेजेस कौन सी होती है, कितनी स्टेजेस होती है बेटा, 3 स्टेजेस होती है डबल एंट्री सिस्टम की। सबसे पहले वो कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम कब कंप्लीट होती है बेटा, जब आप बिजनेस, जब हर ट्रांजैक्शन का डे टू डे बेसिस पर मनी टर्म्स में सही ओरिजिनल रिकॉर्ड रखेंगे, तभी बिजनेस को प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन पता लग सकता है। अगर आप सारी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड करोगे, झूठी रिकॉर्ड करोगे, पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है जब आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड कर लिया, सारी ट्रांजैक्शन का सही से रिकॉर्ड कर दिया, देन तब उसको क्लासिफाई किया जाता है। मतलब राम के लिए राम अकाउंट बना देंगे, फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट, परचेज के लिए परचेज अकाउंट, सेल के लिए सेल अकाउंट, ठीक है, मशीनरी के लिए मशीनरी अकाउंट, सोहन के लिए सोहन अकाउंट, मोहन के लिए मोहन अकाउंट, प्लांट के लिए प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग अकाउंट। मतलब कह रहे हैं सब जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है सभी के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर दो, अलग अलग क्लासिफाई कर दो, ताकि हमें ही पता लग जाए साल के एंड में इतने की सेल करी है, फर्नीचर इतने का परचेज किया है, बिल्डिंग इतने की परचेज की है, स्कूटर इतने का परचेज किया है, इतने का माल हमने बेच दिया है, ठीक है, वो क्या होता है क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट आता है समराइजिंग। जब हमने सभी का अलग अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, लास्ट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, सबको इकट्ठा करके क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस, और एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लग जाता है।
जब हमने क्लासिफाई कर दिया अच्छे से सभी को अलग अलग, तो लास्ट में समराइजिंग कर लेते हैं, लास्ट में टोटल कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि भाई अब हमारे पास इस साल टोटल सेल इतनी हुई है, टोटल परचेज इतनी हुई है, टोटल इतना कैश गया, इतना कैश आया है। देन समराइजिंग करके देखते हैं तो भाई हमें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का पता लग जाता है कि साल के एंड में अब बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, और बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लग जाता है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 7 जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर जिस बच्चे को फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं बेटा, आप वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अभी भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद।